हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद आप सभी का गुप्ता कॉमर्स कंसेप्ट में स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोगों ने दो वीडियो अपलोड किया, दो लेसन का वीडियो अपलोड किया है, एक फाइनल अकाउंट का और एक एनपीओ का। उसके बाद मैंने कुछ दिन के लिए वीडियो अपलोड करना बंद कर दिया था, लेकिन अभी जो एग्जाम नजदीक आ रहा है, शायद से एक हफ्ते में आपका बीके का एग्जाम है, तो उस केस में मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी लास्ट मोमेंट में रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर एक लेसन का एक या दो वीडियो अपलोड करेगा। उसमें बेसिक्स से एडवांस तक आपको क्या करेगा, कोशिश करेगा एक्सप्लेन करने का। अगर आप वो लेसन एज ए ऑप्शन छोड़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, तो फिर उस वीडियो से आपको ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलेगा। अगर वो लेसन कर रहे हो, आप अटेंड कर रहे हो, तो उस केस में वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो आपको काम आएगा ही आएगा, प्लस आपको ऑब्जेक्टिव्स भी देखने को मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आपको एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो आएगा, साथ में थ्योरी क्वेश्चंस भी आएगा, प्रैक्टिकल प्लस ऑब्जेक्टिव्स। आप इसका प्रैक्टिकल ना करके आप डिसोल्यूशन का भी प्रैक्टिकल कर सकते हो, जो आपने सॉल्व किया होगा, जो ट्राई किया होगा, प्रैक्टिस किया होगा, और इसमें भी तो ऑब्जेक्टिव्स आता है। इन शॉर्ट ये दोनों आप ऑप्शन में कर सकते हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और डिसोल्यूशन का, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपको लेसन तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपका टारगेट है आउट ऑफ लेके आने के लिए, तो आउट ऑफ लेके आने के लिए सिंपल सी बात है, आपको हर एक वर्डिंग पता होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चंस ऐसा ना है जो आपको ना पता हो। तो पूरा बुक का जो थ्योरी स्टार्टिंग का 3-4 पेज थ्योरी होता है, 5 पेज थ्योरी होता है, उसमें आपको डीपली पढ़ना पड़ता है। तो मैंने क्या किया है, उसी को एकदम पूरा लेसन को एकदम थ्योरेटिकली कन्वर्ट करके कोशिश कर रहा हूं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। हर एक चीज आपको कंसेप्ट क्लियर हो, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जो क्वेश्चन जो स्टूडेंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दे रहा है, उसके लिए तो इंपॉर्टेंट रहेगा। जो नहीं दे रहा है उसके लिए इसमें से ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलेगा। इन शॉर्ट 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल फॉर्मेट और 3 मार्क्स या 2 to 3 बोल सकते हैं इसको, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स, टोटल 8 मार्क्स का ये वीडियो है। अगर आप ये लेसन छोड़ रहे हो और सिर्फ फॉर्मेट देख रहे हो, फॉर्मेट और ऑब्जेक्टिव्स, तो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल को क्या करना है, एक्सचेंज करना। एक्सचेंज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, एक बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं। ड्रॉवर, इसमें वर्डिंग यूज किया गया ड्रॉवर, एक वर्डिंग यूज किया ड्रॉइंग। ड्रॉवर कौन होता है? जो सेल करता है। ड्रॉइंग कौन होता है? जो परचेस करता है। ड्रॉवर जो सेल करता है, ड्रॉइंग जो परचेस करता है। इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लैंग्वेज हम लोग से बोलते हैं ड्रॉवर और ड्रॉइंग। लेकिन ये जो ट्रांजैक्शंस होता है दोनों के बीच में, वो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होता है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब उधार में, ये दोनों के बीच में जो सामान का लेन देन होता है वो उधार में होता है। उधार मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। ये क्रेडिट ट्रांजैक्शंस साल भर मतलब बहुत साल से चलते आ रहा है, तो लेकिन इसको पहले हम लोग बोलते थे हुंडिस। जो भी ट्रांजैक्शंस एक दूसरे के साथ हम लोग लेन देन करते उधार में, उसको पहले हुंडिस का नाम देते थे। हुंडिस मतलब एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट में, उधार में हम लोग क्या करते थे, ये लेन देन करते थे, तो हम लोग इंस्ट्रूमेंट बनाते थे जिसको हम लोग हुंडिस बोलते थे। ये क्या करता है, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट था, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट, मतलब उधार का इंस्ट्रूमेंट, उधार का औजार बोल सकते हैं उसे। अभी इसके बदले हम लोग यूज करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये भी हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी हमारे क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट ही है, बस नाम चेंज हुआ। यहाँ पे क्या हो रहा है, नाम चेंज हुआ। पहले हुंडिस को बोलते थे, अभी इसको बोल रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बात तो एक ही, ये भी तो उधार में सामान हम लोग बेच रहे हैं इसमें, ये भी तो पहले उधार में बेचते थे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये लाया, उसके बाद इसका एक एक्ट पारित हुआ, इसको बोलते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। एक्ट 1881
1881 में एक एक्ट पारित हुआ, एक कानून पारित हुआ, जिसमें इसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज को जगह दिया गया। सेक्शन 5 में बोला गया कि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज अब एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा। जो आप उधार में सामान का लेन देन करते हो तो ये बीच में आपका दोनों का क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करेगा, या उधार की तरह क्या होगा, काम करेगा। उसी के साथ साथ एक और सेक्शन 4 में ये भी लिखा गया प्रॉमिसरी नोट, ये भी एक्ट पारित हुआ। इसमें ये भी इसको भी क्या किया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के रूप में क्या किया, कवर किया गया। अभी बोलेंगे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। निगोशिएबल मतलब आपका जो भी ट्रांजैक्शंस होता है, जो भी आप ट्रांजैक्शन डील करोगे, उसमें उसका अमाउंट, नेम, पूरा का पूरा डिटेल्स, डेट पूरा मेंशन किया रहता है, उसे बोलते हैं निगोशिएबल। जैसे चेक रहता है, चेक वो भी हमारे क्या होगा, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही है। इन शॉर्ट टोटल 3 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपके सिलेबस में दिया गया है। पहला बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेक्शन 5 में लिखा गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सेकेंड प्रॉमिसरी नोट, ये भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। थर्ड वन चेक है, ये भी हमारा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तीनों में देखा रहेगा नेम मेंशन किया रहता है, किसको दे रहा है उसका नाम, साथ में डेट मेंशन किया रहेगा और कब डेट दे रहा, कब डेट, और इसके साथ इसका अमाउंट भी मेंशन किया रहता है। इन शॉर्ट डेट, नेम, अमाउंट, कितना दे रहा है उसका पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन इस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है मैंने क्या बोला। 3 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे बताया गया है। पहला बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेक्शन 5 में इंडिकेट किया गया है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। सेकंड सेक्शन 4 में प्रॉमिसरी नोट के बारे में बताया गया। यहाँ पे ज्यादा डिटेल्स में दिया नहीं गया है, बस इसने ये बोला कि एक प्रॉमिसरी नोट करके भी इंस्ट्रूमेंट है और एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अगर आप लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज का लेसन पढ़ रहे हैं तो कॉमन सी बात, इसके बारे में पूरा डिटेल्स आपको पढ़ना है, इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना है। शायद अगर आपके सिलेबस में थोड़ा 1-2 लाइन लिखा गया है तो हम लोग को पढ़ना जरूरी हो जाता है। दोनों का डिफरेंस क्या है आगे देखते हैं हम लोग। बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट डिफरेंस क्या है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अगर आप ध्यान से देखोगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इसमें 3 पार्टी होती है, एक ड्रॉवर होता है, एक ड्रॉई होता है और एक पे। किसमें, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी होती है। ड्रॉवर जो बिल ड्रॉ करता है, एक और वर्ड याद रखना, ड्रॉवर मतलब जो बिल ड्रॉ करता है, ड्रॉई जो बिल एक्सेप्ट करता है, पे जिसको अमाउंट पे करेंगे, जिसको हम लोग अमाउंट पे करेंगे। सपोज थर्ड पार्टी को अमाउंट पे कर दो, क्या हुआ, पे हुआ। ड्रॉवर, ड्रॉई और पे। प्रॉमिसरी नोट में सिर्फ 2 पार्टी होती है, ड्रॉवर और ड्रॉई। मतलब ड्रॉवर जो बिल ड्रॉ करेगा या प्रॉमिसरी नोट बनाएगा और ड्रॉई जो प्रॉमिसरी नोट एक्सेप्ट करेगा। ये पर्सन कुछ दिन बाद इसका अमाउंट क्या करेंगे, पे करेंगे। प्रॉमिसरी नोट में 2 पार्टी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी। बस ये 2 बातें याद रखना, इसका सेक्शन याद रखना, इसमें कितनी पार्टी होती है वो याद रखना। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का तो हम लोग अभी पूरा कंटिन्यू करेंगे ही। तो ये इसका सेक्शन 5 है, कौन सा, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में पास हुआ था। सेक्शन 5 में लिखा गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसके बारे में डिटेल्स बताया गया। आगे देख लेते हैं। चलो अभी आगे आते हैं। अभी आपको पता चला कि अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहे हैं हम लोग। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसमें जब मैंने बताया था आपको 3 पार्टी होती है, अभी इसके बारे में बेसिक ध्यान से सुनना, जो जो वर्डिंग आपको बता रहा हूं सिर्फ सुनते जाना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉवर, ड्रॉई और पे, दोनों के बीच में ट्रांजैक्शंस होगा। ड्रॉवर और ड्रॉई के बीच में एक सेलर है और एक बायर है, ये सेल के बाय करेगा,
उसके बाद ये जो ट्रांजेक्शन होगा दोनों के बीच में वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा। ट्रांजेक्शन जो भी रहेगा वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा, उधार में ट्रांजेक्शन रहेगा। उधार में ट्रांजेक्शन होने के बाद क्या होता है, ड्रॉवर बिल्स ड्रॉ करता है किसके ऊपर, ड्रॉई के ऊपर। ये क्या किया, ड्रॉवर ने बिल ड्रॉ किया किसके ऊपर, ड्रॉई के ऊपर। ऐसा क्यों करता है, आपको मैंने सामान बेचा, सामान बेचने के बाद पेमेंट करते समय कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए कि भाई आपने तो 10 रुपए का किलो बोला था, आज 12 रुपए बोल रहे हो। तो ऐसा ये मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसके लिए लोग क्या करते हैं, बिल ड्रॉ करते हैं। बिल में पूरा का पूरा क्लियर कट लिखा रहता है कि भाई कौन से दिन में ये पैसा देना है, कितने का पैसा इसको देना है, कितना पैसा इसको देना है, कितने टाइम पीरियड के लिए देना है। उसको नाम, उसका पूरा नाम मेंशन किया, उसका पूरा एड्रेस मेंशन किया रहेगा। ये किस में रहेगा, इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। इसके लिए इसको बोलते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसमें पूरा डिटेल्स सामने वाले का और इसका भी रहेगा दोनों का, ठीक है। ड्रॉवर क्या करता है, बिल ड्रॉ करता है, ड्रॉई क्या करता है, बिल एक्सेप्ट करता है, और एक्सेप्ट करने के बाद ये क्या करता है, एक्सेप्ट करने के बाद रिटर्न करता है किसको, ड्रॉवर को। एक बार बिल एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्ट करने के बाद रिटर्न किया किसको, बिल ड्रॉवर को। अभी एक्सेप्टेड का बात आया तो एक और वर्डिंग हम लोग देख लेते हैं। दो टाइप के एक्सेप्टेंस होते हैं, एक्सेप्टेंस दो टाइप के होते हैं। एक जनरल एक्सेप्टेंस, एक क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। अभी ड्रॉई क्या करता है, बिल एक्सेप्ट किया ना, पहला केस मैंने क्या बताया, मैंने सामान सेल कर दिया, इसको सेल करने के बाद उसके ऊपर बिल ड्रॉ किया, किसके ऊपर, ड्रॉई के ऊपर। ड्रॉई मतलब जिसको हम लोग सेल कर रहे हैं, बायर के ऊपर। अभी सेलर को, बायर को मैंने सामान बेच दिया, तो बायर क्या करेगा, बिल एक्सेप्ट करेगा, भाई मैंने इतने का सामान परचेस किया। लेकिन वहां पे दो केस होने का चांसेस है, एक्सेप्टेंस दो केस होने का चांसेस है। पहला जनरल एक्सेप्टेंस और दूसरा क्वालिफाइड। जनरल एक्सेप्टेंस में क्या बोला रहता है कि ड्रॉई एक्सेप्ट किया विदाउट एनी चार्जेस और कंडीशन। इन शॉर्ट भाई जो बिल में लिखा गया उस डेट पे वही अमाउंट उसी पर्सन को मैं क्या करेगा, अमाउंट पे करेगा, वो उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, उससे बोलते हैं जनरल एक्सेप्टेंस। नो चेंज, अनकंडीशनल, मतलब कोई भी कंडीशन नहीं है किसमें, जनरल एक्सेप्टेंस में। बिल एक्सेप्टेड बाय ड्रॉई विदाउट एनी कंडीशन, दैट इज जनरल एक्सेप्टेंस। ऑब्जेक्टिव से पूछता है जनरल एक्सेप्टेंस क्या होता है, तो उस केस में जब ड्रॉई ने बिल एक्सेप्ट किया बिना कोई कंडीशन के, तो उसे बोलते हैं जनरल एक्सेप्टेंस। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस में आपको ये, इसको वर्ड ही बोलते हैं क्वालिफिकेशन, मतलब यहाँ पे कुछ कंडीशन होता है। कंडीशन मतलब उन लोग बिल में मेंशन कर सकते हैं, जो बिल बनाया रहेगा उसमें प्लेस मेंशन कर सकते, भाई इस प्लेस से बदले इस प्लेस पे भी आपको देना पड़ सकता है। ड्रॉई बोल सकता है भाई मैं 10,000 रुपए का बिल बना रहे हो तो कम से कम मैं 8,000 रुपए भी दे सकता हूँ, मेरे पास जितना कैपेसिटी रहेगा उतना अमाउंट में क्या करेगा, पे करेगा। डेट में भी चेंजेस हो सकता है, टाइम में भी चेंजेस हो सकता है, पीरियड में भी चेंजेस हो सकता है, ड्यूरेशन। तो जब भी किसी में चेंजेस होता रहेगा तो उसे बोलते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। इसमें जब भी कंडीशन रहेगा उसमें, कोई बिल से हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं विद कंडीशन, तो उसे बोलते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। जनरल एक्सेप्टेंस में कोई भी कंडीशन नहीं रहेगा, अनकंडीशनल बिल एक्सेप्ट किया रहेगा। लेकिन क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस में आपको कंडीशन दिया रहेगा, भाई वो प्लेस चेंज हो सकता है। इसके देखा रहेगा आपने फॉर्मेट बना रहेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, तो वहां पे कभी कभी नीचे लिखा रहता है, ऊपर अगर बिल का अमाउंट दिया है 12,000 तो नीचे लिखा रहता है एक्सेप्टेंस ओनली फॉर ₹10,000 या एक्सेप्टेंस फॉर द पीरियड ऑफ 90 डेज। ये सब आपको देखने को मिलेगा, वो हमारे क्या है, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है। क्लियर मैंने क्या बोला, चलो आगे देखते हैं।
आगे अभी हम लोग कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट के बाद थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। ड्यू डेट मोस्टली दो चीज में होता है, दो टाइप से कैलकुलेशन कर सकते हैं हम लोग। जो क्वेश्चन में पूछा रहेगा वो, फॉर एग्जांपल आपको बोल सकता है लीगल ड्यू डेट फाइंड आउट करने के लिए। दूसरा आपको बोल सकता है कि नॉमिनल ड्यू डेट फाइंड आउट करने के लिए। लीगल ड्यू डेट मतलब सरकार बोलती है कि आपको लीगली जाना है बिल सबवेंशन को लेके, तो इसका मतलब आपको 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड करना होगा ग्रेस डेज। मतलब जो भी ड्यूरेशन रहेगा, जो भी पीरियड रहेगा, उसमें आपको 3 दिन एडिशन करना है। कितना? ग्रेस डेज 3 दिन क्या करना होगा? आपको ऐड करना होगा। किसमें? लीगल ड्यू डेट में। नॉमिनल ड्यू डेट में आपको ग्रेस डेज ऐड करने का जरूरत नहीं है। नॉमिनल ड्यू डेट में आपको ग्रेस डेज ऐड करने का जरूरत नहीं है। लीगल ड्यू डेट बोला रहेगा तो आपको क्या करना होगा? ऐड करना होगा। अगर कुछ नाम ही नहीं दिया रहेगा तो क्या? नाम नहीं दिया रहेगा तो मान के चलना भाई ये हमारा लीगल ड्यू डेट है, वहां पे 3 दिन क्या करना? ऐड करना। एक होता है कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट में वर्डिंग दिया रहता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आफ्टर डेट, आफ्टर साइट, ऑन डिमांड। आफ्टर डेट, आफ्टर साइट, ऑन डिमांड। आफ्टर डेट में भी आपको 3 डेज ऐड करना है। क्या? ग्रेस डेज। आफ्टर डेट में 3 डेज ग्रेस डेज ऐड करना होगा। आफ्टर साइट में आपको ग्रेस डेज ऐड नहीं करना है। ऑन डिमांड, इसमें भी आपको ग्रेस डेज ऐड नहीं करना है। क्लियर है मैंने क्या बोला? और उसके बाद जब भी आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, ध्यान से सुनो जरा, और टाइम दिया रहेगा, ड्यूरेशन। कोई भी क्वेश्चन देखोगे फॉर्मेट बनाते समय डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और ड्यूरेशन, ये 3 चीज दिया रहता है। तो सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन में लिखा रहेगा आफ्टर डेट, तो उस केस में डेट ऑफ बिल लेना, डेट ऑफ बिल। फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बिल में बोला कि मैंने 4 जैन 2022 को मैंने बिल बनाया, सामने वालों ने एक्सेप्ट किया 7 जैन 2022। तो उस केस में जब आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा आफ्टर डेट 3 मंथ्स आफ्टर डेट, तो 3 मंथ्स में आपको क्या, कौन सा डेट लेना होगा? डेट ऑफ बिल लेना, उसमें 3 मंथ्स ऐड करना। समझा मैंने क्या बोला? वापस मैं रिपीट कर दे, ध्यान से सुनो जरा। अगर क्वेश्चन में बोला रहेगा 3 मंथ्स आफ्टर डेट, तो 3 मंथ्स आफ्टर डेट मतलब क्या होता है? आफ्टर डेट आ गया तो आपको 3 मंथ्स लेना है प्लस 3 डेज ऐड करना है, लेकिन वो डेट ऑफ बिल का डेट लेना है। डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस का डेट नहीं बल्कि डेट ऑफ बिल लेना है, उसमें 3 मंथ्स ऐड करना। क्लियर मैंने क्या बोला? आफ्टर साइट में डेट ऑफ एक्सेप्टेंस का डेट लेना है, डेट ऑफ बिल इसमें नहीं आएगा। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, जब भी आप ड्यू डेट फाइंड आउट करोगे तो ड्यू डेट फाइंड आउट करने के लिए आपके पास 2 डेट है, तो उस केस में आप डेट ऑफ एक्सेप्टेंस मतलब 7 जैन 2022 का डेट लोगे। वो बाकी जो भी नॉर्मल रहेगा 3 मंथ्स 2 मंथ्स 4 मंथ्स जो मिला वो नॉर्मली आपको क्या करना हो? कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्लियर मैंने क्या बोला? आफ्टर डेट में जब भी वर्डिंग यूज किया जाएगा आफ्टर डेट, तो डेट ऑफ बिल लेना, और आफ्टर साइट बोला रहेगा तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस का डेट लेना, जिस दिन उसने एक्सेप्ट किया वो डेट लेना। ऑन डिमांड, इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं होता है, कोई भी ड्यूरेशन नहीं दिया रहता है। इन शॉर्ट इसका बोलने का मतलब ये है कि जब भी मैं डिमांड करेगा आपको बिना कोई एक्सक्यूज दिए आपको अमाउंट पे करना है। इसका मतलब उसे क्या बोलते हैं? ऑन डिमांड। क्लियर मैंने क्या बोला? ऑन डिमांड में आपको ड्यूरेशन नहीं दिया रहेगा कि 3 मंथ्स बाद, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, नहीं, कुछ नहीं।
ऑन डिमांड मतलब आपको टाइम पीरियड नहीं दिया रहेगा, ड्यूरेशन नहीं दिया रहेगा, तो उस केस में आपको लिखना होगा ऑन डिमांड, और इसमें ग्रेस डेट भी ऐड नहीं करना है। जब भी ऑन डिमांड बोला रहेगा तो ग्रेस डेट ऐड नहीं करना है। क्वेश्चन में कभी पूछा रहता है कि भाई कौन से ड्यू डेट में आपको ग्रेस डेट ऐड नहीं करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा भाई आफ्टर डेट, आफ्टर साइट, ऑन डिमांड या ऑल ऑफ द अबव। तो उस केस में आपको आफ्टर साइट और नॉन डिमांड आपको क्या करना है, इसमें ग्रेस डेट ऐड नहीं करना, क्या करना है, टिक मार्क करना है। आफ्टर डेट में आपको ग्रेस डेट क्या करना होगा, ऐड करना होगा। क्लियर है मैंने क्या बोला? एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो देखना, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये तो हमारा वो बेसिक। आगे देखते हैं। अभी आते हैं डिसऑनर के बारे में। ये चार वर्डिंग आपको देखने को मिलेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, एक हॉनर्ड, एक डिसऑनर्ड, एक रिटायरमेंट और एक इंसॉल्वेंट। चारों का वर्डिंग का मतलब पहले समझ लेते हैं। हॉनर्ड मतलब मैंने आपको सामान बेचा था, आपने टाइम मांगा था 3 महीने का, मैंने 3 महीने का बिल बना के दिया, 3 महीने बाद आपने मुझे खुद होके पैसा ला के दिया, तो हमारा बिल क्या हुआ, हॉनर्ड हुआ। हॉनर्ड मतलब मैच्योरिटी के टाइम पे मुझे पैसा मिल चुका। एक होता है डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड मतलब आपको मैंने समय दिया 3 मंथ्स का, लेकिन आपने मुझे पैसा लाकर नहीं दिया, आपने कुछ रीजन बना दिया, मेरे पास पैसा नहीं, या तो कल जाओ परसों आओ, ऐसा आपने बहाना बनाना शुरू कर दिया। तो उस केस में आपने मुझे बिल का अमाउंट पेड नहीं किया, हमारा बिल क्या हुआ, डिसऑनर्ड हुआ। टाइम पे आपने पेमेंट कर दिया मतलब हमारा बिल ऑनर्ड हुआ, पेमेंट नहीं किया मतलब हमारा बिल डिसऑनर्ड हुआ। रिटायरमेंट, रिटायरमेंट मतलब आपने समय से पहले, बिफोर ड्यू डेट, आपको देना था 1 महीने बाद पेमेंट, लेकिन आपने 1 महीने पहले पे कर दिया, बिफोर ड्यू डेट में पे कर दिया, उसको हम लोग बोलते हैं रिटायरमेंट। इंसॉल्वेंट में क्या होता है कि आपको पे करना था समथिंग अमाउंट 10,000, लेकिन आपने पे नहीं कर पाया और सीधा बोल दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो इसका मतलब पार्सल क्या हुआ, इंसॉल्वेंट हुआ, कंगाल जिसे बोलते हैं। तो ये केस कब आता है, ये दोनों केस पहले टाइम पे दोनों नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, सेल किया, मैंने सामान सेल किया, सेल करने के बाद मैंने उसके ऊपर बिल ड्रॉ किया, बिल ड्रॉ करने के बाद उसको मैं टाइम दिया था कि भाई 2 महीने बाद, 3 महीने बाद मैं आपसे पैसा लेने को आएगा, लेकिन 3 महीने बाद भी आपने बिल का अमाउंट पे नहीं किया, इसका मतलब आपने बिल क्या हुआ, डिसऑर्डर, मतलब आपने बिल कैंसिल कर दिया, डिसऑर्डर हो गया हमारा बिल। मतलब मैंने सेल किया था, सेल करने के बाद बिल एक्सेप्ट भी किया, एक्सेप्ट करने के बाद आपने उसका अमाउंट क्या किया, पे नहीं किया, हमारा बिल क्या हुआ, डिसऑर्डर हुआ। डिसऑर्डर के बाद आपको मैंने बोला कि काम करना, कोई बात नहीं, आपने पैसा नहीं दिया, मैं आपको एक और चांस देता हूँ, तो प्लीज आपका जितना बिल का अमाउंट था, समथिंग 10,000 अगर आपका बिल का अमाउंट था, तो उसमें से कुछ अमाउंट मुझे अभी पे कर देना, जिससे हम लोग बोलते हैं कैश, पार्ट ऑफ द कैश पेमेंट। थोड़ा अमाउंट मुझे कैश में अभी पे कर दो, बाकी का मैं क्या करेगा, नया बिल ड्रॉ करके आपको दे देगा। तो 10,000 में आपने कुछ अमाउंट पे किया, फॉर एग्जांपल 2,000 पे किया, बैलेंस बचा 8,000। 8,000 रुपीस का मैंने क्या किया, आपके नाम के बिल ड्रॉ कर दिया, आपके क्या किया, मैंने क्या किया, बिल ड्रॉ करके रखा है। वो बिल ड्रॉ करने के बाद आपको मैंने बोला 2 महीने बाद आपको अमाउंट पे करना होगा विद इंटरेस्ट। आपको 2 महीने टाइम दिया, 2 महीने के बाद आपको अमाउंट पे करना है इंटरेस्ट के साथ। फिर जब आपका नेक्स्ट सेकेंड ड्यू डेट आता है, उस केस में अगर आपने अमाउंट पे नहीं किया, तो मैं आपके पीछे पड़ूंगा, भाई आपने पैसा क्यों नहीं दे रहे हो। तो उस केस में अगर आप बोला कि जेन्युइन रीजन है, तो मेरे पास पैसा नहीं है, तो इसका मतलब आप इंसॉल्वेंट हो गए, कोर्ट कचहरी में जाएगा, बोलेगा भाई इसने पैसा देना है मेरे को,
तो उस केस में ये सब पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपर्ली चलता है। फाइनली कोर्ट बोलता है कि ये पर्सन बैंकक्रप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, अभी इसके पास पैसा कुछ भी नहीं, वो पैसा नहीं दे पाएगा। समझे आपको? तो हमारा वो क्या हुआ, हमारा इंसॉल्वेंट हुआ। ये हमारा बेसिक चीज है। एग्जाम में जो कैलकुलेशन आता है, अगर आपने नोटिस किया रहेगा तो कुछ कैलकुलेशन आते हैं, उसका आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। कौन कौन से कैलकुलेशन आते हैं? कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट, कि हम लोगों ने बिल ड्रॉ करके रखा है और मुझे पैसे का इमरजेंसी हुआ तो मुझे डिस्काउंट कराना पड़ेगा बैंक से तुरंत कैश लेने के लिए, तो उसका डिस्काउंट का अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए एक ऐसा कैलकुलेशन। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, या तो कैलकुलेशन न्यू बिल का अमाउंट कितना हो सकता है, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ रिटायरमेंट, कैलकुलेशन करना है इंसॉल्वेंट का, कितना पैसा उसने पे कर सका, कितना पैसा पे कर दिया है, कितना पे नहीं कर पाया, बैड डेट्स का अमाउंट कितना है। ये 4-5 कैलकुलेशन है जो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भाई इसका कैलकुलेशन करो, क्योंकि अभी तो जो नया सिस्टम निकला, फॉर्मेट निकला है, उसमें आपको कैलकुलेशन का भी शो किया गया पार्ट की, ये भी आ सकता है कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, इसका कैलकुलेशन हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करता हूँ।